प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन का यह है दूसरा दिन, तीसरा दिन जी, दूसरा दिन। किस चीज का प्रतीक है? दो ही दिन में विजय हो गए आप लोग। दूसरे दिन का यह तृतीय सत्र है और सौभाग्य है, परम सौभाग्य है क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और ये संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक प्रख्यात अधिवक्ता हम सब के अभिभावक आदरणीय जयप्रकाश वर्मा जी उपस्थित है। मेरा सौभाग्य है कि मैं अभिभावकों के बीच और आप सबसे कुछ बातचीत करने के लिए उपस्थित हूँ। आदरणीय जयप्रकाश वर्मा जी और हमारे क्लास को सरल कर देने वाले छोटे भाई अनिल, उपस्थित सभी पुण्यकाली कार्यकर्ता बंधु भगिनी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी और सभी विद्या भारती के राजदूत के रूप में काम करने वाले हमारे आत्मीय प्रधानाचार्य बंधु भगिनी। समय बदल रहा है और समय की पहचान यह हम आपके जैसे कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक है। विद्वानों ने कहा है कि प्रत्येक 10-20 वर्षों में समाज की आवश्यकताएं बदल जाती हैं और हम सब लोग शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं। सभी योजनाओं को मूर्त रूप देने वाले धूरी हैं। भारत एक कृषि प्रधान भी देश है, जो सबसे बुजुर्ग जो यहाँ का पशुधन बैल होता था उसको मेह के पास रखा जाता था ताकि और बछड़ा उछड़ा उसमें रहेगा, इधर उधर में खींचेगा, मेह मजबूत रहेगा तो वो इधर उधर डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वैसे मेह के रूप में आप सब लोग जीवन को जी रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि आपका महत्व कितना है। ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं। आज के दिन में पिछले सत्र में हम सब लोग के अभिभावक आदरणीय दिलीप कुमार झा जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपनी बात ओजस्वी रूप से रखे। मैं तो नहीं था, कई काम आप सब लोग मेरे माथे पर दिए रहते हैं, इसलिए कुछ और भी हो रहा है। तो उनके बाद ऐसा लगता होगा कि अब उसके बाद क्या है, सही भी बात है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 समुद्र की भांति है। उस समुद्र में से हमको जो अंश निकालना है, हमारे लिए जो उपयोगी है, उस उपयोगी वस्तु और जल पर ध्यान रखना है। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 4 भागों में जिसने भी बांटा होगा बांटा है। एक तो स्कूली शिक्षा की बात आई होगी, दूसरा ECCE की बात आई होगी, तीसरा टीचर एजुकेशन की बात हुई होगी और चौथा एडल्ट एजुकेशन। ये 4 भागों में बांटकर ये कस्तूरी रंजन जी हमारे आपके सामने थाली में परोसे हैं। अब आपको सोचना है कि सब कुछ मिलाकर टेस्टी भोजन करें कि पहले भात आए तो भात खा लें, फिर सब्जी आए तो सब्जी खा लें, फिर दाल आए तो उसको भी पी लें। कि तीनों को मिला करके हम चारों को मिला करके एक साथ उसका स्वाद लें, यह आप पर निर्भर करता है। इसलिए ऐसा यहाँ बैठे हुए कोई नहीं होंगे जो पहले आए उसको खा लिए और अंत तक जो आएगा उसको खा लेंगे। ये स्वभाव कम ही लोगों के पास होगा। कोई है तो हाथ उठाइए जरा जो ऐसा ही करते हैं। ऐसा कोई नहीं करते हैं।
तो जब खाते नहीं हैं हम लोग सबको, जबकि सबको कहाँ जाना है इसी अमाशय में ना जी, तो फर्क क्या होगा? तो कभी कहते कि रोटी पहले खा लेनी चाहिए, बाद में चावल, जिसका वास्तविक नाम भात है। भात कहने में लोग समझते हैं कि ये भारतीय होगा, ये गांव का होगा, और चावल कहेगा तो ये समझदार है। ये स्थिति हो गई है। चावल कहने वाले को समझदार और भात कह दे तो ये ग्रामीण होगा। इसी प्रकार के कुछ संस्कार की बात करें तो ग्रामीण होगा। अब बिल्कुल वेस्टर्न की बात करें तो क्या होगा? क्या होगा? शरीर को कम कपड़ा पहनता होगा तो एडवांस होगा, शरीर को ढक कर रखता होगा वह ग्रामीण होगा, जरूर गांव का होगा। कहां से आ गया है? ये दोनों फर्क को आपको हमको समझना पड़ेगा। कौन सा जीवन हमको चाहिए? दुनिया में सुख की प्राप्ति करनी हो, मोक्ष की प्राप्ति करना हो, तो किस रास्ते पर हम चले, ये आपके लिए बड़ा विषय है, हम सबके लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है वो अभी इंडिया का दर्शन नहीं कराता है, भारत का दर्शन कराता है। अब यह भारत का दर्शन क्या है? तो जिस बात को आपको चार भागों में बांट करके परोसने का काम किया गया है, उसमें जैसे गांव को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 68 और 70% आबादी आज भी गांव में कृषि पर निर्भर है। और ऐसे ही एक व्यक्तित्व इसके पूर्व के सत्र में आपके सामने आकर के बता दिए कि 16 लाख का पैकेज वर्ष में है, तो भी बेटा आकर खेती करना चाहता है, विदेश में है। स्वयं भी विदेश जाने का अवसर मिला तो भारत के अंदर काम कर करके गांव में आकर के दिखाए कि कैसे हम किसान की आय को दुगना नहीं, दुगना सरकार पूरी कल्पना लोग समझता है, ये व्यक्तित्व तिगुना करके दिखाने के लिए तैयार है, उससे भी ज्यादा करके दिखाने वाला। और यहां तो शब्दों में आपने कहा, मैं इनके घर जाकर के देखा, वहां जाएंगे तो आप सब लोग आश्चर्य करेंगे। जिस दिन मिस्टर सुधांशु कुमार जी की तरह किसान खेती करने लगे तो भारत के 70% आबादी ऐसी धन धन से फूल हो जाएगा। फिर वो स्थिति आ जाएगी, कृष्ण भगवान दूध दही घी मक्खन के साथ खेला करते थे, आज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। वो दिन लौटाना है। तो शिक्षा एक माध्यम है, हमको उस तरफ जाना पड़ेगा, इसको इग्नोर कोई नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैं किसान की बात की, ये 0 से 6 वर्ष की अवस्था वाला जो आयु है ना, उस आयु में ये जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, ये 85% आकार ले लेता है। इसलिए 85% आकार ले लेने वाला जो गोल्डन पीरियड है, वो पीरियड बच्चों का कैसा हो, ये तो हमको आपको विचार करना पड़ेगा। ये आचार्य जी बदमाशी करते हैं, उनको अरुण उदय में भेज दीजिए। ये आचार्य जी बीएड नहीं है, उसमें भेज दीजिए। ये आचार्य जी को कोई काम नहीं है, तो बच्चे संतुष्ट नहीं होते हैं, वाटिका में भेज दीजिए। ये सामान्य भी स्वभाव है हमारा आपका। आप सोच सकते हैं, शंभू जी सोच रहे हैं आंख बंद करके। और यदि उसमें भी विद्या मंदिर +2 हो जाए तब तो भाव किनारे होता है, सब आचार्य जी को उधर भेजो, उधर से शिकायत आ जाएगा, उधर तो भुलवा देगा लोग, एको को खिलाएगा खुदाएगा, उससे हो जाएगा। तो ये एक और बड़ी समस्या है। जहां +2 हुआ, पीछे वाला उपेक्षित, ये दृश्य अब बदलना पड़ेगा।
ऐसे होते होते क्या हो जाता है, कैसे हो जाता है, ऐसा हो जाता है आकृति। ऊपर में है 360 गो भैया, 6 में है 60 बच्चे, अरुण उदय में 5 गो है। क्या करें, एडमिशन नहीं हो रहा है और हमको शंकु आकार का बनाना पड़ेगा, तब स्थायी या विद्यालय चला सकते हैं। अरुण उदय में खचाखच भरा है, एडमिशन के लिए जगह नहीं है। यदि ये वातावरण बनता है तब जाकर के आप विद्यालय को स्थायी रूप से उस शहर का यशस्वी बना सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। ऐसे कुछ जगहों पर है, बिहारीगंज शिशु मंदिर, थाना चौक शिशु मंदिर, और ऐसे कई जगहों पर है जहां नामांकन की भीड़ है। और जगह भी होंगे, मैं नाम नहीं लिया हूं, लेकिन जहां भी इस प्रकार की स्थिति है, आप सुखी हैं, आप उद्देश्य को पूर्ण कर रहे हैं। तो उन छोटे बच्चों को हम तरजीह दे जिनको 85% इस कम आयु में हमको सिखा देना है, और उसी के संदर्भ में अब जो कहा गया कि उसकी आवश्यकता को ठीक करना है, उसकी आवश्यकता को पूर्ति करनी है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बदलाव आया है, अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, उस परिवर्तन को हमको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। उससे हम कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता है कि बिना उसको अंगीकार किए हम इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाए, यह संभव नहीं है। इसलिए आपका जो कक्ष है वह सरल कैसे हो, सहज कैसे हो, प्रभावी कैसे हो, रुचिकर कैसे हो, उसको आनंद कैसे आए, इस प्रक्रिया पर, इस प्रोसेस पर आपको कक्ष में ध्यान देना पड़ेगा। मेथड को बदलना होगा। बच्चों को जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत अमूलचूल परिवर्तन किया गया है, उसको हमको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। नंबर 1, जॉयफुल लर्निंग। उन बच्चों को अब कभी बोझ दे करके हम चाहेंगे तो वो काम नहीं हो सकता है। शिशु वाटिका की जो 12 व्यवस्थाएं हैं भारतीय चिंतन में, उस चिंतन के आधार पर हमको आपको वातावरण देना पड़ेगा। अब शुरू भी कर दिए हैं, 2 साल बीत चुके हैं, तीसरे साल में हम लोग प्रवेश किए हैं। इसलिए बच्चा इस कमरे में आ जाए तो कोई शिक्षक हो या ना हो, बहुत कुछ सीख करके जाएगा। ऐसा वातावरण बनाना, ऐसा इन्वायरमेंट देना, गीत में सिखाना, खेल कूद में सिखाना, जो इच्छा हो उसकी वही करे। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको क्या किया गया, इसको जॉयफुल लर्निंग के लिए उसको कहा गया कि बच्चा ड्रेसलेस होगा। ड्रेसलेस होने का मतलब क्या है, एक प्रकार के कपड़े नहीं। ननिहाल में जब जाता है मामा के घर में या शादी में, उसको शाहवाला बनना हो तो कितना बढ़िया कपड़ा उसको माँ पहनाती है। अपने लिए गरीबी हो सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे जो अधिकतम हो सकता है वो वस्त्र उसको पहनाती है माता जी। क्यों, कलेजे का टुकड़ा है ना। तो वो कपड़ा जो मामा के घर पहनने के लिए जाता है, जिस दिन उसको पहना दीजिएगा 25% वैसे बच्चा परेशान होगा। बैगलेस करना, पहले वाले हिसाब की तरह मां लेकर जाती है गेट तक, उसका पानी 1 बोतल 1 लीटर है, 5 किलो 10 किलो बैग का बस्ता का बोझ है, और अकेले लेकर नहीं जा सकता है, तो माँ पीछे पीछे आती है और विद्यालय के गेट तक पहुंच जाती है। वो स्थिति नहीं, वो दृश्य नहीं। बच्चे बैगलेस होंगे, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है। उसको हमको आपको अब बताना है, सिखाना है। सरकारी विद्यालयों में 6 दिन क्लास चल रहे हैं, 5 दिन चल रहे हैं, 6ठा दिन खेल कूद, आओ मस्ती करो। वो कहाँ ले जाएंगे अलग बात है, लेकिन हम क्या करेंगे, जिस दिन वह ड्रेसलेस होगा, जिस दिन बैगलेस होगा, ये पूरी योजना करना पूर्व से। ये कौन बुझा दीजिए, बहुत अच्छा किया, अब मत जलाइएगा, अब अच्छे दिख रहे हैं सब लोग, मन प्रसन्न हो रहा। इसलिए हम सब लोगों को आनंददायी वातावरण में बच्चों को हम कैसे शिक्षा दें, क्या हो सकता है। आप सोचिए,
बच्चे शिशु वाटिका के वातावरण इतना सुंदर हो कि बच्चे आए तो घर से माँ को खींच करके दौड़े दौड़े आगे आए, जल्दी से विद्यालय पहुंच जाते हैं। और छुट्टी के समय माँ उधर से आए तो यहाँ से गेट पर निकलने में उसको आधा घंटा लगे, कभी इधर खेले, कभी उधर खेले, कभी उधर देखे, कभी दीदी जी को गोद में भागे, मतलब जाना नहीं चाहे वो। ऐसा वातावरण देना, आए दौड़े दौड़े और जाए किसी भी प्रकार से, उसको जेल नहीं महसूस हो। वो पूरे दिन भर जो 4 घंटा 6 घंटा आपके पास रहा है एकदम मस्ती से रहा है। उसकी आजादी को हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। वो खेला है, कूदा है, पानी में छप छप किया है, कपड़ा गंदा किया है, रंग रंगोल किया है, गाड़ी चलाया है, जो है किया है। इस प्रकार का काम जब हम लोग उसको देते हैं ऐसा वातावरण, तब यह वातावरण बनता है जो हमने बताया अभी कि आता है दौड़े दौड़े और जाता है धीरे धीरे। ऐसा वातावरण बना, इसलिए जॉयफुल लर्निंग पर हम लोग को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हम ऐसा वातावरण दें कि बच्चे हंसते हंसते खेलते खेलते वह ज्ञान प्राप्त कर ले। नंबर 2, बहुत बिंदु है, हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा गति बढ़ाना पड़ेगा। अनिल भाई जो हमको कह दिए हैं कि कभी में काम चलाना है। दूसरा, अनुभव जनित शिक्षा, जिसको हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है? बच्चों को हमको इस रूप में सिखाना कि सिर्फ शब्दों से उस पर प्रभाव न पड़े, वह करे और करके अनुभव करे। जैसे माँ खाना बनाती है, रोटी बना रही है, और माँ भी ड्यूटी जाने वाले हैं, पिताजी भी है, तो माँ किसी भी प्रकार से मोबाइल वगैरह देकर किचन में वो अपना काम जल्दी जल्दी करना चाहती है। लेकिन उसी क्रम में बच्चा, आज मोबाइल नहीं है, ज्योति जी सो रही है कि जग रही है? हाँ, जगे है। तो बच्चा जैसे मान लिया जाए कि कहीं खाना पक रहा हो और ये एलसीडी और एलईडी लाइट ना हो आज की तरह, कल बच्चे लैंप या कुछ इस प्रकार के लाइट को पढ़ते हैं बच्चे, और बच्चा को बार बार जाकर के छूना चाहता है। माँ परेशान है, को छू लेगा तो उसको जल जाएगा, खींच रहा है उसको पैर को, लेकिन किसी कारण से वह गलती से माँ नहीं देखी और जाकर टच कर जाता है। जैसे उसको वो ज्वलनशील पदार्थ उसको टच करने पर जलता है, दोबारा उस बच्चा को कहिए कि उसको जाकर छू कर आओ, बच्चा कभी जाएगा? जाएगा जी? उसको अनुभव हो गया कि यहां जाने पर टच करेंगे जलेगा, ज्वलनशील है। माँ जब तक से बता रही थी कि नहीं इसको मत छुओ, उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसको तो लग रहा था और उत्सुकता बढ़ रही थी कि है क्या कि माँ रोक रही है। आप जानते हैं ना, जिस चीज को जितना ढकिएगा वो उतना ही जो है वो क्या होता है और आकर्षण का केंद्र हो जाता है जी। जिसको कहिएगा इसको नहीं देखना है तो सारी दुनिया उसी को देखेगी, ये स्वभाव होता है। वो जो अनुभव हुआ इसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहेंगे, उसको अनुभव हो गया तो बच्चा को हम जो बताना चाहते हैं वो रटंत विद्या से अब काम नहीं चलने वाला है। उसको अनुभव होना चाहिए कि हम क्यों इसको करते हैं, इस काम को करने के पीछे क्या भाव है। तो इस मेथड को, इस प्रोसेस को आपको कक्षा कक्षा में जाना पड़ेगा। आप इसके बाद कभी देखते होंगे इंटरेक्टिव अप्रोच बच्चों से करना कितना जरूरी है। बच्चे हम भाषण दे रहे हैं और आप सुन रहे हैं, कोई सुन रहे हैं कोई नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा तो आपको अनुभव होगा कि हम संवाद करके जितना बात अपनी रख सकते हैं, इनसे प्रश्न करके उनसे प्रश्न करके। अभी संगठन मंत्री जी अपने बात को रखना चाह रहे थे, लेकिन अधिक से अधिक हम लोग को समय दिए, है ना, बोलने के लिए। आपको क्या अनुभव हुआ? मान लिया जाए कि पटना के कार्यक्रम का, तो उसी प्रकार से आप कक्षा कक्षा में जिस विषय को आप बताना चाहते हैं बच्चों को, उसके संदर्भ में अधिक से अधिक उससे बोलवाना, संवाद करके। ऐसा नहीं लगे कि आज मंच पर आए हैं पूरा पढ़ाएंगे, हम भी कहते हैं कि सबको पूरा पढ़ा दिए, एकदम पाठ्यक्रम खत्म कर दिए, ये नहीं चलेगा। वो दोस्ती वाला संबंध अपनाना पड़ेगा, मित्रता करनी होगी, भय मुक्त करना होगा बच्चों को अपने व्यवहार वाणी से, क्रियाकलाप से, तब वो आपसे पूछेगा। जब बच्चों से आत्मीय संबंध हो जाता है ना,
एक विद्यालय में 10 आचार्य हैं, जब वो डांट देते हैं तो वो जानते हैं अपनी व्यथा किससे कहने जाता है, जो सबसे उसके प्रिय आचार्य या दीदी जी हैं या प्रधानाचार्य हो सकते हैं, वहां जाकर के अपनी बात करता है, आचार्य जी ना वो अमुक भैया जो है मुझे मार दिया था और दीदी जी भी मारी है, हम कह दिए थे कि आज प्रधानाचार्य से हम कहेंगे। वो भाव जब आप उसके साथ आत्मीय संबंध बना लेते हैं तब वह कहता है, उसको विश्वास है कि वहां जाकर कहेंगे इस समस्या का समाधान होगा। और जब बच्चे उस भाव से आपके पास आते हैं तो उसी रूप में आपको उत्तर देना। ये सुधांशु जी का प्रभाव है गले पर, वो अपने यहाँ बागीचे का अमरूद और बेर अभी हमको लोग खिलाए हैं, उसी का प्रभाव है। मतलब आप समझ गए ना कि ऐसा उत्पादन वो किए हैं, कल आपको भी मिलेगा, परेशान मत होइए। तो इस प्रकार से हमको ध्यान में रखना पड़ेगा और पढ़ने के क्रम में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम कैसे बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हम कराएं, उसको लर्निंग कराने में क्रियाकलाप खूब कराएं, जो जो करना हो कराना हो। विज्ञान के बच्चों को आप पढ़ाइएगा, ये सूक्ष्मदर्शी यंत्र को ठीक प्रकार से हम कंसंट्रेट करते हैं प्रकाश को, तो देखिए इस कागज के टुकड़े में जो है आग पकड़ लेता है। ये केवल क्लासरूम में कहिएगा तो काम चलेगा, उसको बाहर ले जाइए ना, 30 को बच्चा है, 2-4-5 को उसको जुगाड़ कर लीजिए प्रयोगशाला से और ग्रुप बना कर दे दीजिए, उधर कह दीजिए कि जाओ जाकर कंसंट्रेट करो इस लाइट को, सूर्य के प्रकाश को। तो कोई कहेगा हम तो कागज में आग धरा दिए, कोई कहेगा हमारा नहीं हुआ। अब सब प्रतिस्पर्धा होगी कि उसका जल गया, हमारा नहीं जला। पूरा कोशिश करेगा। अब शब्दों से जो नहीं कर सकते थे वो अपने क्या कहेंगे प्रयत्न भूल के सिद्धांत के आधार पर वह उसमें से रास्ता निकाल लेगा, वह सफल हो जाएगा। तो हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा गतिविधि आधारित कैसे शिक्षा दें, इसलिए हमको आज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की आवश्यकता है। इस बात को नहीं यदि हम लोग ध्यान रखेंगे तो पहले वाला ट्रेडिशनल काम से नहीं चलने वाला है, इसलिए हम लोगों को इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक और है डिस्कवरी ओरिएंटेड लर्निंग, मतलब खोजी प्रवृत्ति के कैसे बने। बच्चे हम क्लास किए, हाँ ठीक है, राजा दशरथ की 4 रानियां थी कि 3 ही रानियां थी, लिख लो। उनके 4 पुत्र थे, पाठ खत्म हुआ, प्रश्न का उत्तर लिखवा दिए और प्रधानाचार्य जी का हमारा पाठ्यक्रम पूरा है। भाई मेरे, ये कब तक चलेगा? जो बच्चों को प्रश्न का उत्तर लिखवाते हैं यह सबसे कमजोर विधि है। आप पढ़ाइए जितना पढ़ाना है, लेकिन उसको दे दीजिए कि इस क्वेश्चन का उत्तर, टॉप क्वेश्चन भी है, हॉट क्वेश्चन भी आपको लगता है, डाउट क्वेश्चन लगता है, वैसे भी उलझे पुलझे प्रश्नों को दीजिए। वो घर जाता है तो माँ से पूछता है, बहन से पूछता है, दीदी से पूछता है, सहपाठी से पूछता है, इनसे उनसे पूछता है, और उसमें जो दिमाग चलाता है वही सीखना है उसको, जो हम सीधे सीधे परोस देते हैं। राम और कृष्ण भगवान को भी लकड़ी क्यों चुनना पड़ा? पढ़ने के समय में भिक्षाटन क्यों करना पड़ा? दुनिया और समाज में क्या चल रहा है, क्या कष्ट है लकड़ी चुन चुन के लाने में, खाना बनाने में, माँ पिता गुरु की सेवा करने में, समाज के सभी वर्गों को देखने के लिए जो सब जगह से दान लेना है। उससे पता चलता है कि जीवन में क्या सुख है, क्या दुख है, क्या सही है, क्या गलत है। तो उन चीजों को दर्शन कराना पड़ेगा, तब वह समझेगा। इसलिए हम सब लोगों को बच्चों को खोजी प्रवृत्ति के बनाना चाहिए। इसलिए आप तब जाकर के क्वेश्चन के आंसर बता दीजिए जब आपको लगता है कि नहीं, सही जो उत्तर होना चाहिए उसमें कुछ पीछे रह गया। तो 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन के बाद बच्चे जब किए और तब उसको समरी आप एक जगह बनाते हैं, तब हो सकता है कि आप बेहतर उसको उत्तर लिखवा दीजिएगा। कठिन प्रश्न था तो चलेगा, लेकिन शुरू में ही हम पढ़ाया, क्वेश्चन का आंसर दे दिए, उसको कुछ भी करने के लिए हम अवसर नहीं दिए, ये गलत बात है। ये पुरानी पद्धति है, इस ट्रेडिशनल से हट करके लेटेस्ट जो अभी प्रोसेस है उसमें हमको आपको आना पड़ेगा। इसलिए गाल पर हाथ रख करके बहुत लोग बैठे, मत बैठिए, चिंतित मुद्रा में मत बैठिए। कहिएगा तो चल जाएंगे अभी हम, लेकिन आप आनंद से रहिए। इसलिए हमको इन बातों को ख्याल रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप लर्नर सेंटरिंग प्रोसेस अपनाना पड़ेगा।
संघ में पहले दो प्रकार की बात होती थी। एक तो बौद्धिक होता था, जो यहां से सीधे सीधे जाएगा, आपको कुछ नहीं बोलना है। एक और कुछ होता है जयप्रकाश जी, संवाद। क्या एक चर्चा भी होती है ना? तो संवाद में कभी कभी पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादा उत्तर इधर मंच से मिलेगा। आज चर्चा सत्र में कहा जाता है कि यदि 30 मिनट के लिए चर्चा सत्र है तो 25 मिनट सामने वाले लोगों से, शिक्षार्थी से पूछिए, 5 मिनट में अपनी बात रख दीजिए जिस विषय पर चर्चा कर रहे हो। ये जो चर्चात्मक तीसरा पक्ष है संघ में, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहला कदम है। यही अपनाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, हिंदुत्व के अधिष्ठान पर विद्या भारती चल रहा है, और ये जितना प्रखर होगा दुनिया में उतना ही लोग सुखी रहेंगे। इसलिए इस प्रोसेस को आपको कक्षा कक्ष में ले ही जाना पड़ेगा। आगे आप यह भी सोचना पड़ेगा कि हम इंक्लूसिव लर्निंग पर प्रोसेस पर कैसे ध्यान दें। बच्चे सब प्रकार के होंगे क्लास में, क्लासरूम में, ऐसे जैसे तैसे, दिव्यांग, अपांग, सामान्य, मंदबुद्धि और बुद्धि। आपका फर्ज है कि सबको मैं कैसे बराबर बराबर बांट सकूं अपनी बात। सबका ध्यान हमको रखना। सीबीएसई ने कहा कि कोई एक व्यक्ति भी फेल करता है, उसका कारण आप है। क्यों फेल किया? कि पढ़ने वाले को तो कहीं से पढ़ लेते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ने वाला है, सबसे अंतिम बेंच पर बैठना चाहता है, उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए कोई योजना है, आपने कुछ कर दिया, तब माना जाएगा कि आप एक सफल शिक्षक हैं। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इतना ही से नहीं चलेगा, तो इंक्वायरी ड्राइवन लर्निंग पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इंक्वायरी देखते होंगे स्टेशन पर, इंक्वायरी पूछताछ। बच्चों को आप जो कुछ भी, मान लेकर राजधानी पढ़ाने गए हैं आप सामान्य ज्ञान के पुस्तक में, तो आप राज्य बोलिए, कहिए कि उसको राजधानी बोलना है, बोलिए बिहार की राजधानी, तो वो बोलेगा बाला। उसको उल्टा करिए, उसको पूछिए, उससे ये पूछिए, उससे पूछिए। जो पूछना है आप अपनी बात अपनी ओर से नहीं, सारी बातें इन्हीं लोगों में से निकलवा लीजिए। ये जो पूछताछ वाला जो सिस्टम है, प्रोसेस है, वह बहुत प्रभावी है। इसलिए क्लासरूम में हम सब लोग को इंक्वायरी ड्राइवन लर्निंग पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा एक और है मामला, कोलैबोरेटिव लर्निंग। आप सब लोग को आश्चर्य होगा कि बच्चे एक दूसरे को सहयोग करके कैसे अधिक पढ़ा सकते हैं। मुझे याद है, अपने जीवन से मैं जोड़ रहा हूं, जब मैं बैटरी की परीक्षा देने वाला था, तो हमारे साथ में जो क्लासमेट होते थे, कुछ आसपास में मेरी एक बहन भी थी, वो भी बड़ी थी लेकिन मेरे ही साथ पढ़ती थी, उसके कारण 2-3 और बहनें भी आ जाती थी। और उस समय से मुझे ध्यान में है कि जो मैं पढ़ता था उन लोगों को भी बताने का प्रयत्न करता था, और जो वो लोग स्कूल में नहीं समझ पाते थे, कहते थे कि यहाँ समझ में आ गया। तो बच्चों को भयमुक्त होता है, दोस्तों से बहुत जल्दी वह सीखता है। इसीलिए कक्षा में कभी के डिबेट का, ग्रुप डिस्कशन का, ये सब जो है एक पार्ट बनाया गया है लर्निंग का। सीखने का एक बहुत बड़ा तरीका है। आपको मैं बता दूं, बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि गया का एक पटवा टोली है, मोहल्ला है, वहां पर प्रत्येक वर्ष इंजीनियरिंग में बच्चे हमेशा 1 to 10 टॉपर रहते हैं। इस वर्ष भी नाम शायद गुलशन कुमार है, एकदम समान बुनकर का बेटा, 1 to 10 में वह बालक आया, 100 में 100 मार्क्स लाया। उसके पीछे जब हम लोग जाते हैं, ये डिबेट और ग्रुप डिस्कशन और खूब समृद्ध लाइब्रेरी, जितने बच्चे वहां से पास आउट हुए वो सब लोग जो है वहां कुछ ना कुछ अनुदान करेंगे। तो जो आज के समय में जितने भी प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, उसके लिए जो लेटेस्ट जो भी जरूरी पुस्तकें हैं वो सब वहां उपलब्ध रहता है। और दूसरा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि जो सफल होता है आके जरूर उसमें समय देता है और बताता है कि किस कारण से हम असफल हुए। हम ये तैयार कर रहे थे तो इसमें हमारी असफलता क्यों हाथ आ रही थी। जैसे बल्ब के आविष्कार करने वाले व्यक्ति के विषय में कहा जाता है, एडिसन के विषय में, कि ये अपना 700 कुछ बार जो असफल हुए थे प्रयोग में, उस डायरी को भी पढ़ाया गया। आने वाला जो बाल वैज्ञानिक थे उनको इसलिए पढ़ाया गया, इतने प्रकार का प्रयोग आप मत कीजिएगा क्योंकि इसके कारण से यह फिलामेंट और बल्ब नहीं जला था।
वो असफलता वाली डायरी इसलिए कि उधर दिमाग नहीं लगाना, उसके इधर तुम दिमाग लगाओगे तो सफलता मिलेगी। इस प्रकार की बातें होती है। इसलिए हम सब लोगों को एक दूसरे के सहयोगात्मक भाव रखते हुए उसको हमको आपको भैया बहनों के बीच ये भाव हमेशा रखना पड़ेगा, तब सीखने सिखाने का सबसे महत्वपूर्ण आपका समय हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से हमेशा क्रिएटिव लर्निंग पर बात करनी होगी आपको। हमेशा वह कुछ ना कुछ रचनात्मक करते रहे। आप दे दीजिए बच्चा कागज के टुकड़े से कैसे नाव बना लेता है, कैसे फूल बना लेता है, कैसे कुछ कर लेता है, ये सारी जो बातें हैं वो बच्चा को केवल सिद्धांत रूप में नहीं, उसको कराइए, उसको दे दीजिए, वह गलत करेगा सही करेगा, उसी में वह सीख जाएगा और उसमें उसको अपने आप को सफलता महसूस होगी। इसी के साथ कभी कभी बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे अभी हमको ले रहे फोटो तो हम अपने आप में बहुत ये फील कर रहे हैं डिस्टर्बेंस, अभी सबसे मैं क्रिटिकल पॉइंट पर हूं, तो उसी प्रकार से बच्चों को हंस रहे हैं नवीन सिंह परमार जी। ये बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए अवसर देना चाहिए। कभी कभी देखते हैं प्रतियोगिता में कभी रीजनिंग बहुत टफ हो जाता है, कभी मैथ बहुत टफ हो गया, कभी इंग्लिश वाला हो गया, कभी आप ऐसे उलझे पुलझे रिश्ते बच्चों को दे देते हैं कि उसकी माँ उसकी ये है, उसकी माँ उसकी ये है, तो दोनों का रिश्ता क्या है, ऐसे जो कुछ भी गणितीय जो लगता है कि जादू है कि क्या है, ऐसे बच्चों को देते हैं, तुरंत उत्तर नहीं देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि दूसरे दिन इसका उत्तर देना। तो वह डिबेट से या वहां से स्कूल से जाता है, 10 जगह वह पूछता है, वो पूछने के क्रम में उसको कई रास्ते निकल जाते हैं। इसलिए ये अवसर को उसको जरूर देना है, ये गोल्डन पीरियड उसका है, महत्वपूर्ण समय है, इसको हम आप नहीं दीजिएगा तो बेचारा वह क्या हो जाएगा, बहुत पीछे रह जाएगा। जमाना आज कौन चीज का है, प्रतियोगिता का है। प्रतियोगी छात्र का जो जीवन है वो बहुत तपस्वी का हो गया है, सामान्य बात नहीं है। आप भी अपने बेटा और बेटी के विषय में सोच करके चिंतन कर सकते हैं। इसलिए यह भी आवश्यक आज के समय के लिए है कि हमको डिजिटल लिटरेसी आवश्यक है। आज के समय में हम पीएचडी किए हैं तो कोई बात नहीं है, आप निरक्षर हैं, आप अनलिटरेट की श्रेणी में हैं। आज की आवश्यकता क्या है, हमको हर प्रकार के एंड्रॉयड मोबाइल चलाना। इसी से मैं आपसे बात कर रहा हूं। मेरे पास कोई किताब कॉपी नहीं है, लेकिन इसमें दुनिया की सारी बातें हैं। अभी भी मैं कक्षा ले रहा हूं इसी से, तो इसका ज्ञान होना जरूरी है कि इसके क्या क्या गुण हैं, उस गुण को ऑब्जर्व करना अपने से। और सिर्फ ये नहीं कि ये जो बोल रहे हैं उसी से नहीं, सिर्फ वहां जो सुनाया जा रहा था पीपीटी पर उससे नहीं। अनिल जी स्वयं यदि यहाँ खड़ा होकर करके उस चीज को करते तो और शायद प्रभावी होता। क्यों, अनिल जी को परिचय के लिए खड़ा नहीं होना पड़ता, अपने आप में परिचय होते कि इन्हीं के विभाग का ये सब सारा चीज है। इसलिए बोलना और देखना और बोलना दोनों कैसे प्रभावी होता है, यह जो है तकनीकी शिक्षा को ठीक से समझने वाले लोग हर व्यक्ति समझने लगे हैं। मैं अनिल जी का उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे हैं भी इस विषय के प्रमुख। तो इस प्रकार से हमको आपको ये डिजिटल लिटरेसी की जो बात है वो प्रक्रिया अपनानी होगी। छोटे बच्चों को अभी देख रहे थे ना, किसान आए थे लेकिन सारा खेती डिजिटलाइज हो गया है। ये अगर वो खेती लोग करते हैं तो कल सिंचाई करना जरूरी है तो बता देते हैं कि मौसम है, कल वर्षा होने वाली है, सिंचाई मत कीजिएगा। ये आसपास के लोग सब किसान इस बात को समझने लगे हैं। अब नहीं अनपढ़ भी है, निरक्षर है, गेहूं का दाना देख करके टिप दीजिए कंप्यूटर पर तो गेहूं का फसल का सब आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा है तभी आप काम कर सकते हैं। इसलिए डिजिटल लिटरेसी भी आज के लिए बहुत आवश्यक है और कक्ष में यह जाना चाहिए। इसके साथ डिस्कशन वाला जो डिस्कशन ओरिएंटेड जो मैंने लर्निंग की बात की, हमेशा चर्चा करके उसको समाधान करना, कभी वन में नहीं चलना, वन में ट्रॉफिक कम नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार से आज की आवश्यकता हो गई है इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। मतलब हमको एक विषय के जानकार है इससे नहीं काम चलना है, हमको कम से कम दो नहीं दो, तब हम इंटर कहेंगे। इंटरडिसिप्लिनरी के जब लर्निंग की बात करेंगे तो कम से कम, जैसे हम अभी बोल रहे हैं हिंदी या संस्कृत बोलते हैं या कुछ बताते हैं, जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और कोई इसी प्रकार से कर दे, कोई हमसे और स्वर में बोल दे
तो एक संगीत भी हो गया, एक संस्कृत भी हो गया, दोनों का सम्मिश्रण हुआ तो एक ऐसे ही बोल देना और दोनों को स्वर में बोलना। फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? एक शिक्षक को ये एक से अधिक विषय की जानकारी, केवल इतना से नहीं तो उसको मल्टी डिसिप्लिनरी भी होना चाहिए, बहुविषयक बनना पड़ेगा। कोई संगीत में भी अच्छा है ना? अकेला जी है जी, देखिए संगीतों में अच्छे हैं, अंग्रेजी बोलना होगा उसमें भी अच्छे हैं, युवा बनना होगा तो उसमें भी अच्छे हैं। मतलब अन्यथा मत लीजिएगा। मेरा एक उदाहरण है, अनुज कुमार अकेला नहीं, यहाँ अनिल जी भी हो सकते हैं, विनोद जी भी हो सकते हैं, जो भी ऐसे हैं। तो आज क्यों आवश्यक हुआ कि हम सिवान से बुला करके राजेश जी यहाँ संगीत के शिक्षक को लाए हैं? उनके पास ये स्किल है, उस स्किल के कारण पूछे हैं। वो कुछ विषय भी पढ़ा सकती है। तो ऐसे अनेक विषयों के जानकार हमको होना यह चुनौती है, इसको हमको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से लॉजिकल थिंकिंग वाला भी आदमी चाहिए, कॉम्पिटिटिव बेस्ड लर्निंग चाहिए, आपको साइंटिफिक जो है दृष्टिकोण ये जरूरी है। आज बच्चे जो कुछ भी काम करते हैं तो केवल धर्म के आधार पर नहीं, धर्म के साथ विज्ञान को जोड़ना पड़ता है। ये नाखून क्यों काटना क्यों आवश्यक है? इसलिए कि इस नाखून को हम जब नहीं काटेंगे, जब बढ़ जाता है, हम किसी भी प्रकार के चीज से हाथ धो ले, लेकिन उसके अंदर की गंदगी जाती है क्या? नहीं, वो गंदगी नहीं जाती है। इसके कारण से यदि हम मुख में खाते हैं तो उसमें जो विषाणु और जीवाणु है जो पेट में जाएंगे तो कीड़े होंगे, हम अस्वस्थ होंगे। ये जब कारण हम उसको बता देते हैं तब समझ में आ जाता है क्या कि भाई, इसीलिए आचार्य दीदी जी कहते हैं माता पिता जी कि नाखून काटना चाहिए। उसके कारण को बता दीजिए, विज्ञान बता दीजिए, क्या विज्ञान है जिसके कारण से नाखून बढ़ा हुआ रहेगा तो हमको बीमार होने की संभावनाएं रहेगी। काटे हुए रहेंगे, स्वच्छ रहेगा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। जिस दिन उसको कारण बताइएगा तब बच्चा एक्सेप्ट कर रहा है। इसलिए हमारा एजुकेशन जो हमेशा साइंटिफिक होना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे अंतिम बात है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात है, बच्चों के अंदर जो पाठ्यक्रम को समझने में प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्या आती है, उस समस्या के समाधान करने वाला आपको प्रोसेस होना चाहिए। यह नहीं कि इसके मन में उठा प्रश्न और डांट दिए, क्या प्रश्न करते हो, इस पाठ में है ही नहीं है, कहाँ से लाता है, ऐसे डांट आपको नहीं चाहिए। रुक जाइए, नहीं समझते हैं तो दूसरे दिन समझ करके हम उसको उत्तर देंगे, ये कोई बड़ी गलती नहीं है। लेकिन उसको डांट देना, जो प्रश्न करने वाला है, प्रश्न करने वाला विद्यार्थी 5 मिनट के लिए क्लासरूम में हो सकता है मूर्ख, लेकिन जो प्रश्न नहीं करता है वो जीवन में मूर्ख रहेगा। तो आपको सोचना है कि 5 मिनट वाला मूर्ख हम बच्चों को बनने दे कि हमेशा के लिए मूर्ख रहे। इसलिए उसके मन के अंदर से उठने वाले प्रश्न का उत्तर देना, समस्या का समाधान करना, यह हमारा आधार होना चाहिए सीखने और सिखाने के क्रम में। इस चीज को यदि ध्यान में रखते हुए आप भैया बहनों को भी जाएंगे तो निश्चित रूप से औरों की अपेक्षा वह कक्षा सरल होगा, सहज होगा, रुचिकर होगा और प्रभावी भी होगा। ऐसे प्रभावी बन करके आप अपने जीवन में सब पर भारी पड़िए, भैया बहनों के दिल को जीतिए, तब भारत भारत रहेगा। और नहीं ये बड़े बड़े भवन जो है इसी प्रकार से रह जाएंगे, केवल परीक्षा देने बच्चे आएंगे। जब हमारे पास ज्ञान इस गूगल महाराज के बराबर रहेगा तो गुरु शिष्य परंपरा खतरे में है। दुनिया में ऐसी स्थिति आ गई है, हम उससे सबक लेकर के हमको चाहे ये गूगल बाबा से सीखना हो, अन्य स्थानों से अपना ज्ञान प्राप्त करना हो, अथवा आज के बदलते परिवेश में हमारी जिस स्किल को बढ़ाना है अपने आप में, उसको बढ़ा करके आप इतना जरूर बन जाए कि इसमें जो है उससे 2 शब्द बच्चों को अधिक आप बता सके। यदि आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आज की चुनौती को आप स्वीकार किए और आप हमेशा पूज्य रहेंगे। ये भवन में खचाखच भैया बहन भरे रहेंगे और आपकी हमारी प्रतिष्ठा जो भारत के गुरु शिष्य परंपरा है वह बरकरार रहेगा। और भारत ऐसा करने पर हमेशा हमेशा के लिए सर्वोच्च स्थान पर बनी रहेगी। जो भारत ज्ञान, त्याग, समर्पण के कारण दुनिया में जाना जाता है, वह जो छवि है पुनः स्थापित कर सकते हैं आपके इस प्रयास से। आप ऐसा करेंगे, ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। और जहां भटकेंगे मैं आपको नोट करते रहूंगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
لا تحزن